जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी बेरोज़गारी के ऊपर, जो हमारे देश में दर बदर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुसीबत का जड़ बना हुआ है आज। तो क्या है ये बेरोज़गारी, कैसे होता है, क्या इसके वजह हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बेरोज़गारी उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो रोज़गार लेने के सक्षम हैं, बट वो रोज़गार नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे रोज़गार है ही नहीं मार्केट में, मतलब उनकी ज़रूरत है ही नहीं, तो वो लोग बेरोज़गारी के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इतने सारे इंजीनियर्स हमारे देश में बन रहे हैं, हर साल इतने लाखों लाखों इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं, बट उनके लिए सूटेबल जॉब है ही नहीं। इतने सारे लोग लाखों लाखों बच्चे आज बेरोजगार के शिकार हैं क्योंकि मार्केट में हमारा इतना रोज़गार है ही नहीं। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच। सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ है? सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं नौकरी के लिए या किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, और डिमांड का मतलब है उस काम का करवाने वाला कितने सारे लोग हैं, यानी कंपनियां, कितने सारे कंपनीज हैं जहाँ जहाँ पे उन काम की ज़रूरत है। तो जितनी ज़रूरत है उतने सारे लोग हैं, तब तो कोई इशू नहीं है, कोई भी सबको रोज़गार मिल गया, कोई भी बेरोज़गारी का शिकार नहीं हुआ। लेकिन अगर लोग ज़्यादा हैं और मार्केट में डिमांड ही नहीं है उनकी, तो वो लोग बेरोज़गारी के शिकार हो जाते हैं। जितनी नौकरियां हैं उतने, या जितना काम है या जितना डिमांड है उतने लोगों में तो वो सप्लाई डिमांड मैच हो जाती है, और जो बच गए, जितनी सप्लाई ओवर सप्लाई हो गई, जितनी ओवर सप्लाई हो गई, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्यों रहा है ये? अब सप्लाई को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतने सारे नवयुवा हमारे जॉब के मार्केट में उतरे हैं, तो सप्लाई तो ऑटोमेटिक है। बट डिमांड में क्या हो रहा है? अब डिमांड क्यों कम हो रही है? इनके रोज़गार क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं? तो दोस्तों, क्या है वजह बेरोजगारी की? दोस्तों, बेरोजगारी का मेन रीज़न है दोस्तों सप्लाई और डिमांड का मिसमैच। सप्लाई डिमांड का इक्वेशन कैसा है दोस्तों, इस फिगर में हम देख सकते हैं। जैसे कि सप्लाई अगर कम है और डिमांड ज़्यादा है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है बट उस चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वैसे जगह पे क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है। जैसे हम लोग सामानों पे भी ये चीज़ हम देख सकते हैं कि अपने बाज़ार में, मंडियों में कोई सामान, जैसे आप कोई सब्जी या कुछ फल, जैसे सीज़न पे वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और बाकी टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होता है। तो जब सीज़न के टाइम पे वो जब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब उसका सप्लाई ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा है और लोगों में अगर उसकी डिमांड नहीं है तो डिमांड कम है, तो वैसे जगहों पे क्या होता है, प्राइस कम जाती है, उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है। और वही चीज़ अगर सप्लाई अगर कम होती है और डिमांड अगर बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। दोस्तों, रोज़गार में भी ऐसा ही है दोस्तों। हम लोग किसी काम के लिए हम खुद को सक्षम बनाते हैं, और अगर उस काम में हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम बेरोज़गार का शिकार हो जाते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है दोस्तों? तो कैसे, मतलब क्या करना है हमें बेरोज़गारी को हटाने के लिए? तो इसके आप लिटरेचर पे इसके बहुत सारे अवेलेबल है, रेमेडीज़ हैं, बड़े लोगों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे बेटर एजुकेशन आप प्रॉपर दो, जैसा डिमांड है डिमांड के बेसिस पे आप ट्रेनिंग करवाओ। गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स कट कर सकती है। गवर्नमेंट हर चीज़ों पर टैक्स लेती है, तो टैक्स कम करेगी तो लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी, और लोगों की जेब में पैसे अगर बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि खरीदारी ज़्यादा करेंगे, और खरीदारी ज़्यादा करने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड्स पैदा करना। इसी तरह से सब्सिडी देना, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है हमें, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। और क्या कर सकती है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकती है। लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने से लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रोज़गार पैदा करेंगी, तो वो ज़्यादा, उनका बिज़नेस ग्रो करेगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसकी ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो वो लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो है दोस्तों, बट ये सब चीज़ रहते हुए भी ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों ये। तो इस पे मैं कुछ अपने पर्सनल इनपुट्स देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए कि जॉब सीकर्स को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उस थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। और रेगुलेटर्स यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी
थोड़ा सा पॉलिसी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनका भी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज करने का ज़रूरत है। जॉब सीकर्स में सबसे पहला मैं बोलूँगा, गिव योर बेस्ट, ट्राई हार्डर, बट बी टाइम बाउंड। दोस्तों होता क्या है कि हम ठीक है, हम किसी भी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, जैसे कि मार्केट में फेमस है कि सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में, ऐसा हवा बना हुआ है। ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी रहती है और रेपुटेशन, अगर कुछ कुछ सेक्टर्स में रेपुटेशन भी है वैसी, बट दैट इज़ नॉट ऑल। वो ही मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब उसके पीछे आप लोग अपने छात्र अपने 5-5, 6-6, 7-7 साल लगा देते हैं, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे। मतलब आप उसके लिए आप इतना टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हो? आपका रिटायरमेंट का एज जल्दी आ जाएगा, तो आप वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक आप पहुँचते अगर आप पहले अगर आप गए होते तो इसीलिए हर चीज़ का आप टाइम बाउंड कर दो कि मुझे इतने टाइम के अंदर ही टारगेट करना है। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आई विल स्विच फॉर एनी बेटर ऑप्शन। ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज के जनरेशन में। दूसरा मैं कहूँगा दोस्तों कि वी एज अ कंट्री हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी, ह्यूज पोटेंशियल एज अ मैसिव कंज्यूमर बेस एंड द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों हमारे पास क्या नहीं है? कंज्यूमर भी हमारे अंदर है, हमारे पास प्रोड्यूसर भी हमारे अंदर है, कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट हो रहा है दोस्तों? इन दोनों को कनेक्ट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कंज्यूमर तो ठीक है, बट प्रोड्यूसर जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, जिनके पास ये सोच है, वो यहाँ उनको क्योंकि वो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण वो लोग बाहर चले जाते हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब यहाँ का हमारे देश का जितना भी ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं, बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो सब बाहर चले जाते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े कंपनीज आज के टाइम में आप देख लो, जैसे कि गूगल का CEO या माइक्रोसॉफ्ट का CEO, ये सब इंडियन से ही हैं। इंडियंस US में जा कर के, यूरोप में जा कर के, पूरे दुनिया भर में इंडियंस जा कर के पूरा कमाल दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो इंडिया छोड़ करके उनको जाना पड़ता है? ऐसा क्या वजह है दोस्तों? बस इसी इशू को हमें एड्रेस करना है। तीसरा पॉइंट मैं एक अपना रखना चाहता हूँ, जेंडर इक्वालिटी तो हर चीज़ में हम लोगों ने अचीव कर लिया है। सेक्स रेशियो में भी कि इतने पर 1000 मेल्स में इतने फीमेल्स होने चाहिए। जॉब्स में भी रिजर्वेशंस रखा गया है उनके लिए, ठीक है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट आज बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हमारा हिस्सा ऐसा है जो पुरानी मानसिकता रखता है कि औरतों को घर से नहीं निकलना चाहिए, औरतों को जॉब नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये पुरानी सोच को लेकर के हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सोचो हमारे देश का 50% पॉपुलेशन फीमेल्स हैं, और सोचो उस देश का क्या होगा जिसका 50% पॉपुलेशन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही है। तो कैसे वो कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करेगा दोस्तों? कैसे उस देश का GDP ग्रो करेगा? और 2 पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा रेगुलेटर्स को, यानी गवर्नमेंट के तरफ से जो वो थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, वो है कि स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस अप करनी पड़ती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इनिशियली स्टार्ट तो होते हैं, बट वो 3-4-5 साल से ज़्यादा फिर वो सस्टेन नहीं कर पाती है अपनी बिजनेस। तो इसी के मामले में मैं एक पैरामीटर मैं बताऊंगा जो पूरी दुनिया में कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। उस लिस्ट में इंडिया का रैंक है 63, जो कि बहुत इम्प्रूव हुआ है पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि 140 था, बट वो फिर 80 हुआ 2019 में, और फिर 2020 में वो 63 हो गया। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, बट स्टिल हमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम स्टार्टअप्स को उनको फेवरेबल कंडीशंस हम दे सकें, ताकि हमारे स्टार्टअप्स यानी नई कंपनियां जो नई कंपनीज बन रही हैं वो यहाँ पे अच्छे से सस्टेन कर पाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए। और दूसरा भी गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, जिस चीज़ की चहल है, जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस सेक्टर में, उसी सेक्टर में वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से, यानी PSU वाले मॉडल में गवर्नमेंट के सपोर्ट से कंपनीज खुले। बट अब तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री वेल सेटअप हो चुकी है, जैसे कि BPCL, एयर इंडिया,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वैसे ही PSUs अब दूसरे सेक्टर में खुलने की ज़रूरत है जहाँ पे डिमांड काफ़ी है और जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का बहुत स्कोप है। तो वैसे इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। लास्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ दोस्तों मैं, GDP रैंकिंग में हमारा विश्व में हमारा देश स्टैंड करता है 7वें स्थान पर, 7th पोजीशन। तो इसमें हाईलाइट करने वाली पॉइंट की बात ये है दोस्तों, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा जनसंख्या है हमारे देश में, लेकिन फिर भी हम 7 नंबर पे हैं। और जबकि जापान, जर्मनी और फ्रांस, इटली जैसी छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, हमारा एक राज्य का जनसंख्या इन सब के जनसंख्या से ज़्यादा होगा, बट वो उनकी GDP के लिस्ट में वो इतने अच्छे पोजीशन पे हैं। तो हमें ये सोचना है दोस्तों कि हमारा इतना जनसंख्या होते हुए भी हम इतने नीचे कैसे हैं। तो हमें टारगेट यही करना है दोस्तों, हमारा GDP हमारा बढ़ाना है, हमारे देश में कुछ भी काम करना है, हमारा देश का वैल्यू बढ़ाना है, जिससे हमारा GDP का ग्रोथ हो, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों की पैदा हो, ताकि हमारा देश भी एक बहुत जल्दी मोदी जी का 5 ट्रिलियन का सपना पूरा कर सके और हम एक वर्ल्ड सुपर पावर बहुत जल्द से जल्द बन सके। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद,